नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। अप्रैल महीने की एक्सपायरी के मौके पर बाजार में अच्छी तेजी देखी गई। ये सीरीज पिछले 6 महीने की सबसे शानदार एक्सपायरी रही है और निफ्टी ने 5% और निफ्टी बैंक की बात करें 7% से ज़्यादा की तेज़ी देखी। निफ्टी आज 17,900 के पार बंद हुआ है और निफ्टी के 50 में से 44 स्टॉक हरे निशान में बंद हुए हैं। इस तेज़ी की अगुवाई टाटा मोटर्स और टीवीएस ने की है। इस एक्सपायरी में बैंक निफ्टी के सभी स्टॉक्स में बढ़त देखी गई है। निफ्टी आईटी छोड़कर सभी सेक्टोरल इंडेक्स ने अच्छा प्रदर्शन भी दिखाया है। दिन भर बाजार का आखिर क्या हाल रहा, क्या कारोबार हुआ है और आने वाले हफ्ते के लिए क्या ट्रिगर्स हैं, मानसी दवे हमारी सहयोगी बता रही हैं। बिल्कुल, तो लगातार 4 दिनों की मजबूती और ये मजबूती कायम रही मंथली एक्सपायरी के दिन भी। बाजार में शानदार अप मूव के साथ क्लोजिंग हरे निशान में, इनफैक्ट काफी अच्छे लेवल्स के दर्शन आखिरी घंटे में हमने देखे। 17,900 के लेवल्स के पार निफ्टी में करीब 100 अंकों की मजबूती थी। बैंक निफ्टी 43,000 के पार जाकर करीब 150 अंकों की मजबूती दिखाते हुए और 300 अंकों की 350 अंकों की बढ़त हमने सेंसेक्स में भी देखी। अब बाजार में सबसे ज्यादा पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन कहां से आ रहा था? ये कॉन्ट्रीब्यूशन था रिलायंस जैसे हेवी वेट्स की तरफ से। नतीजों के बाद अच्छी मजबूती और मोमेंटम बेस्ड कामकाज वहां पर तो नजर आ ही रहा है। ये कॉन्ट्रीब्यूशन नजर आ रहा था आईटी सेक्टर की हेवी वेट इन्फोसिस की तरफ से। कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स भी थे जो कि अच्छे एक्शन के साथ अच्छी मजबूती दिखा रहे थे। और साथ ही इसी लिस्ट में बजाज फाइनेंस और इनफैक्ट बजाज ट्विंस को ही जोड़ लेना चाहिए। यहाँ पर भी सेंटिमेंट्स काफी बुलिश। ऑफकोर्स रिजल्ट का एक इम्पैक्ट है जो कि वहां पर देखने को मिल रहा है। क्लियरली ये स्टॉक्स थे जो कि काफी मजबूती दिखाए थे। लगार्ड्स यानी कि पीछे कौन थे जो स्टॉक्स पीछे छूट गए, उस लिस्ट में आज कंजम्पशन थीम से जुड़ा हेवी वेट एचयूएल का स्टॉक शामिल रहा। एक्सिस बैंक, एचडीएफसी लाइफ भी आज कोई खास एक्शन नहीं दिखा पाए और टीसीएस और पावर ग्रिड में भी लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव देखने को मिला। लेकिन इन सब के बावजूद अगर आप देखेंगे कई सारे रिजल्ट स्पेसिफिक ट्रेड्स नजर आए। जैसे जैसे अच्छे रिजल्ट्स आते गए उन रिजल्ट स्पेसिफिक स्टॉक्स में पॉजिटिव मूवमेंट दिखी। जो रिजल्ट्स बुरे आए, कमजोर आए, उनका नेगेटिव इंपैक्ट टू स्टॉक रिएक्शन में। तो ऑल इन ऑल बाजार जो है एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ स्टार्ट हुआ, पॉजिटिव मोमेंटम के साथ क्लोज भी होता रहा और रिजल्ट स्पेसिफिक मेजरली जो भी इवेंट्स नजर आ रहे थे वो वहीं से नजर आ रहे थे। थीम्स की अगर बात करें, कई सारी कंपनियों के नतीजे जो कि आईटी से ही जुड़े हैं उस पर भी नजर रही और रहेगी भी। एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज के चार्ट्स को देखें, नतीजे काफी अच्छे थे। उसके ठीक बाद स्टॉक ने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस 8% की तेजी दिखाई, मजबूती के साथ क्लोज हुआ दमदार नतीजों के दम पर। रेमंड, यहां पर जो बड़ी खबर ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर मोहर लगती दिखी है, यही खबर थी जो सुबह से हम आपके सामने इसके संकेत भी दे रहे थे और अब मोहर लग चुकी है। अब स्टॉक प्राइस में इनफैक्ट आज भी हमने अच्छी खासी मजबूती एक्शन देखी, लेकिन कल के कारोबार में हमें देखना होगा क्योंकि क्लियरली ये खबर आ चुकी है कि गोदरेज कंज्यूमर जो है वो रेमंड के एफएमसीजी कारोबार को खरीदने वाली है। ये खबर पहले से ईटी नाउ स्वदेश ने आपको दी थी और अब इस खबर पर मोहर भी लगी है। तो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स वहां से भी। रेलवे स्टॉक्स में अच्छा एक्शन था, ये एक्शन कई दिनों से जारी है। तो इरकॉन इंटरनेशनल, आईआरसीटीसी, राइट्स जैसे स्टॉक्स पर भी फोकस रहा। और सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को अगर समझेंगे, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, ऑटोमोबाइल, कुछ चुनिंदा आईटी सेक्टर और साथ ही हमने देखा टेलीकॉम प्लेस में भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक्स ने भी आज परफॉर्म किया। तो मजबूती के साथ अप्रैल सीरीज की एक्सपायरी करते हुए दिखी, विच इज अ बिग पॉजिटिव। चलिए, तो ये था पूरा आज का मार्केट राउंड अप। लेकिन तिमाही नतीजों की बात करते हैं। विप्रो के चौथी तिमाही के नतीजे आ गए हैं और नतीजे कैसे रहे हैं, पूरी डिटेल्स हमारी सहयोगी अनीशा जैन दे रही है। विप्रो के नतीजे काफ़ी वीक आए हैं। Q4 की अर्निंग्स तो वीक आई ही हैं, आगे चल के Q1 की गाइडेंस भी काफ़ी वीक है। इसके चलते शायद मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट करेगा। जो सपोर्ट दे सकता है स्टॉक प्राइस को वो न्यूज़ फ्लो ये है कि बायबैक का अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा आया है। 12,000 करोड़ का अनाउंसमेंट आया है बायबैक का और ये प्राइस जो है स्टॉक की वो 445 रुपीज़ पर शेयर है। बट अर्निंग्स की बात करें तो Q4 में जो रेवेन्यू डिक्लाइन आया है वो 0.6% है। स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था 0.3 से 0.5% तक का डिक्लाइन आएगा, तो उससे थोड़ा ज़्यादा आया है। मार्जिन फ्रंट पे हावेवर 16.3% का एक्सपेक्टेशन था, वहाँ कंपनी ने मैनेज करा है डिलीवर करने को। 16.3% का ही मार्जिन भी आया है। और अगर डॉलर रेवेन्यू की बात करें, इन लाइन वर्सेस द एक्सपेक्टेशन, $2,823 मिलियन का डॉलर रेवेन्यू आया है आईटी सर्विस सेगमेंट में। इन अदर डिटेल्स जो Q1 का गाइडेंस है वो काफ़ी वीक है। स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था -1
से +1% का गाइडेंस आएगा। यहाँ पे कंपनी -3% से -1% का गाइड कर रही है। तो जो बेस है Q4 का वो ऑलरेडी लो है और उस पर भी Q1 में वीक ग्रोथ का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम है। अट्रिशन हालांकि कम हुआ है तो वो पॉजिटिव न्यूज़ है, बट मेरे ख्याल से गिवन द फैक्ट गाइडेंस बहुत वीक आया है Q1 का, स्ट्रीट को ये नंबर अच्छे नहीं लगेंगे। बिल्कुल, तो साथ ही टेक महिंद्रा के भी नतीजे आ गए हैं, तो अनीशा समझते हैं कि कैसे रहे नंबर्स। वेल, टेक महिंद्रा का सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मार्जिन फ्रंट पे आया है, क्योंकि जो Q4 का मार्जिन है वो 11.2% पे आया है। स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था 12% का मार्जिन प्रोफाइल आएगा, सो वो सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। इसके चलते अगर आप रेवेन्यू की बात करें तो वो नंबर ठीक ही आया है, क्योंकि जहां स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था कांस्टेंट करेंसी में डिक्लाइन आ सकता है, कंपनी ने एटलीस्ट 0.3% का ग्रोथ रिपोर्ट किया है कांस्टेंट करेंसी टर्म में, और डॉलर रेवेन्यू में रेवेन्यू बिल्कुल फ्लैट रहा है। और इवन अगर डॉलर रेवेन्यू का नंबर आया $1668 मिलियन, और वही हम मान के चल रहे थे। जो न्यू डील साइनिंग है वो स्लो होने वाला था, स्ट्रीट मान के चल रहा था, और वही हुआ है। $595 मिलियन का डील साइनिंग आया है, और ये कंपेयर करता है $795 मिलियन जो उन्होंने लास्ट क्वार्टर किया था। एक और दूसरी बड़ी हेडलाइन जो बन के आ रही है अर्निंग्स में से वो ये है कि हेडकाउंट डिक्लाइन हुआ है ऑलमोस्ट 4,670 लोगों से। सो जो हेडकाउंट है वो 1,52,000 आया है वर्सेस 1,57,000 जो कि लास्ट क्वार्टर था, और ये जबकि अट्रिशन ऑलरेडी कम हो गया है 15% वर्सेस 17%। सो टेक महिंद्रा का ओवरऑल नंबर वीक ही माना जाएगा, क्योंकि मार्जिन डिसअपॉइंटमेंट है, और इवन जो हेडकाउंट का डिक्लाइन है वो थोड़ा सरप्राइजिंग है स्ट्रीट के लिए। चलिए, इसके अलावा HUL ने भी आखिरी तिमाही के जो नतीजे पेश किए हैं अनुमान से ख़राब रहे हैं, और इस पर तमाम जानकारी हमारी सहयोगी विनी मोतीवाला दे रही हैं। तो HUL के Q4 FY23 नंबर्स देखे तो रेवेन्यू पे भी मिस आया है, ओवरऑल मिस ही आया है ET नाउ एस्टिमेट से, और स्ट्रीट की जो एस्टिमेट थी वहाँ से भी। तो रेवेन्यू मिस था, प्रॉफिट मिस था, और मार्जिन्स में भी मिस आई हुई है। EBITDA मार्जिन्स आए 23.3%, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन देखी है हमने अराउंड 80 बेसिस पॉइंट की वर्सेस 24% जो लास्ट क्वार्टर में आए हुए थे। तो 24.1% था लगभग लास्ट ईयर के सेम पीरियड में। तो येस, कॉन्ट्रैक्शन दिख रही है मार्जिन्स में। भूलिए मत, इन्फ्लेशन अभी भी है, मिल्क इन्फ्लेशन है, टी प्राइसेस में थोड़ी तेज़ी अभी भी बरकरार है। तो उसकी वजह से उनका जो HFD सेगमेंट है और टी का सेगमेंट है वहाँ पे कमोडिटीज़ की थोड़ी प्रेशर अभी भी रहेगी, और मे भी थोड़ा प्रेशर वो वॉच आउट करेंगे कि अभी आगे जाते हुए इसका परफॉर्मेंस भी क्या रहेगा। ये मैनेजमेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हाईलाइट किया हुआ था। अभी रूरल ग्रोथ की बात करें तो मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया कि रूरल ग्रोथ अब बॉटम आउट हो चुका है, और एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर सब ठीक रहा, बारिश ठीक रही और ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं आया, तो रूरल में भी रिकवरी धीरे धीरे दिखती आ सकती है आगे जाते हुए भी। उसके अलावा टी बिज़नेस में उन्होंने बताया है कि मार्जिनल डिक्लाइन देखी है कंपनी ने टी बिज़नेस की सेल्स में, और वॉल्यूम ग्रोथ जो है, वॉल्यूम ग्रोथ अभी आया हुआ है 4% वर्सेस एक्सपेक्टेशन जो हमारी थी 5% की, और ये 4-5% की रेंज में ही रहा है वॉल्यूम ग्रोथ लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स से। तो वॉल्यूम ग्रोथ मैनेजमेंट हाईलाइट कर रही है कि वॉल्यूम ग्रोथ आगे जाते हुए थोड़ी रिकवर होते हुए दिख सकेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी है जो हम वॉच आउट करेंगे। ऑल इन ऑल ये टाइम के नंबर्स, HUL के नंबर्स बिलो एस्टिमेट्स थे। चलिए, इस बीच एक्सिस बैंक ने भी चौथी तिमाही के नतीजे पेश किए हैं, और पूरा विश्लेषण नतीजों का दे रहे हैं हमारे सहयोगी हर्ष, बताएं। जी हाँ, तो जो नेट इंटरेस्ट इनकम है एक्सिस बैंक का स्लाइटली लोअर ग्रोथ आया उसमें हमारे एक्सपेक्टेशन से। इनफैक्ट निम्स में अराउंड 0.04% की घटान हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो वो पर्टिकुलर नंबर 11,700 ऑड करोड़ पे आया है, जो कि एक 33% एक्सपेंशन है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और 2.5% एक्सपेंशन है सिक्वेंशियल बेसिस पे। उसके वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे एक इम्पैक्ट आया था, स्लाइटली लोअर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आया है 9,200 करोड़ से कम। इनफैक्ट घटा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये पर्टिकुलर नंबर। जब हम प्रोविजंस नंबर को देखें पर 300 करोड़ पे एकदम सॉलिड आया है प्रोविजंस नंबर, जो कि हमारे एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक अराउंड 1500-1600 करोड़ के आसपास आना चाहिए था। तो इसमें एक सॉलिड कुशन मिला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5,700 करोड़ का लॉस आया है, पर उसमें एक वन ऑफ है
12,490 करोड़ का वन ऑफ आया है, जिसके वजह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक्चुअली एक लॉस है। ये पर्टिकुलर वन ऑफ सिटी के एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट है, और मैनेजमेंट ये भी कहते हैं कि अभी सिटी का एक्विजिशन रिलेटेड पूरे कॉस्ट प्रोवाइडेड है ये पर्टिकुलर क्वार्टर में, तो एक कंफर्ट आता है कि आगे जाके कोई भी प्रोविजंस रियलाइज़ नहीं होंगे सिटी रिलेटेड, सारे कॉस्ट्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड। पर ये वन ऑफ को निकाल दे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6,620 करोड़ के आसपास आया है, जो हमारे अनुमान से बेहतर है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नंबर मैं कहूँगा। अब जाते हैं एडवांसेस और डिपॉजिट्स ग्रोथ पे। दोनों एडवांसेस और डिपॉजिट साइड पे इनलाइन ग्रोथ है, पर अगेन सिटी का जो एक्विजिशन है, जो बैलेंस शीट एक्वायर किया है सिटी का, इसके वजह से एक सॉलिड ग्रोथ दिखा है दोनों साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट पे। कहता हूँ जब एडवांसेस ग्रोथ को देखें तो 10.9% सिक्वेंशियल राइज है एडवांसेस में, 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और डिपॉजिट्स में भी 11.6% का ग्रोथ आया है, वेरी सॉलिड ग्रोथ सिक्वेंशियल बेसिस पे, 15.2% ईयर ऑन ईयर। अगेन ये सिटी की एक्विजिशन को भी गिनता है ये पर्टिकुलर नंबर्स। GNPA NNPA मच बेहतर हमारे अनुमान से, 2% GNPA रेशियो जो कि एक अच्छा 40 बिप्स घटा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और NNPAs भी 0.08% घटे हैं, आए हैं 0.39%। शुक्रिया हर्ष तमाम डिटेल्स के लिए। आगे बढ़ते हैं और कैसे रहे पूनावाला फिनकॉर्प के चौथे तिमाही के नतीजों और कंपनी के आगे के विजन को लेकर हमारे सीनियर एडिटर अजय शर्मा ने पूनावाला फिनकॉर्प के MD अभय भुतारा से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। अबे बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे ET Now स्वदेश पे बात करने के लिए। एक शानदार क्वार्टर इस बार भी पूनावाला फिनकॉर्प ने अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर किया। ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी वेल राउंडेड थी, लेकिन अगर हम आपके ग्रोथ के सेगमेंट्स को देखें तो आप ज़रा थोड़ा डिटेल में बताएं कि कहाँ से ज़्यादा अच्छी ग्रोथ आ रही है, किस सेगमेंट से अच्छी ग्रोथ आ रही है, और उससे ज़्यादा क्योंकि मार्केट तो फॉरवर्ड लुकिंग एनिमल होता है, आगे आने वाले साल में आउटलुक कैसा है ग्रोथ का, ROA का। Thank you so much for inviting me. So basically ये जो ग्रोथ आ रहा है कंज्यूमर सेगमेंट एंड MSME सेगमेंट से आ रहा है। प्री ओन कार, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, सप्लाई चेन, पर्सनल लोन, प्रोफेशनल लोन, स्मॉल बिजनेस लोन, मशीनरी लोन, मेडिकल इक्विपमेंट लोन, कंज्यूमर लोन, सो ये सारे प्रोडक्ट हमने लॉन्च किए हैं और अक्रॉस ऑल दी प्रोडक्ट्स में एक ग्रोथ है। लास्ट ईयर हमारा ग्रोथ 37% रहा है और करंट ईयर भी हमने जो गाइडेंस दी है 35 to 40% रेंज रहेगी इन टर्म्स ऑफ AUM ग्रोथ। और जो रिटर्न ऑन एसेट्स है लास्ट ईयर 4.4% था, इस साल हमने जो गाइडेंस दी है रेंज रहेगी 4 to 4.5% ऑन अ स्टेडी स्टेट बेसिस। राइट। अगर हम आपके प्रोडक्ट मिक्स की बात करें, 12 महीने फार आउट आपका प्रोडक्ट मिक्स किस तरह से शेप अप होता हुआ नजर आता है? एक तरफ प्रोडक्ट मिक्स और दूसरा जो आपका रॉ मटेरियल है, आपका लॉन्ग टर्म लोन्स, वो मिक्स लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म मिक्स कैसा बन सकता है? देखिए अभी हमारा जो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड की स्ट्रेटेजी है 40% हम सिक्योर्ड करना चाहते हैं, 60% अनसिक्योर्ड करना चाहते हैं, कंसिडरिंग द टोटल एड्रेसेबल मार्केट एंड ओवरऑल मार्केट अपॉर्चुनिटी। सो हम लोग ये नेक्स्ट ओवर द पीरियड ऑफ 4 to 5 ईयर ये रेशियो मेंटेन करना चाहेंगे। अभी हमारा ऑलमोस्ट 50-50 है सिक्योर्ड वर्सेस अनसिक्योर्ड, बट आगे जाके हम 40 सिक्योर्ड और 60 अनसिक्योर्ड करना चाहेंगे। और आपके लोन का जो आपका खुद का रॉ मटेरियल है, कैपिटल, उसका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ब्रेकअप? सो हमारा जो है मेजॉरिटी ऑफ द लोन लॉन्ग टर्म है, काफी सारी बोरोइंग शॉर्ट टर्म हमने रिसेंटली स्टार्ट की है। सो ALM का कोई हमारा इशू नहीं है, हम ऑलरेडी वेल कैपिटलाइज है। और अभी रिसेंटली हमने हाउसिंग सेल सब्सिडी का भी सेल अनाउंसमेंट किया था, वहां पे भी पोस्ट टैक्स हमको अप्रोक्सीमेट 3,100 करोड़ विद इन 1 क्वार्टर आना एक्सपेक्टेड है। Considering all, and we recently started commercial paper capital market borrowing, so there is no issue in terms of ALM. So long term और short term का काफी अच्छा कॉम्बिनेशन। एक और काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट जो आपकी कंपनी में हुआ है वो है बैक टू बैक 2 रेटिंग एजेंसीज ने अपग्रेड किया है। उससे भी कॉस्ट ऑफ बोरिंग पे फर्क पड़ता होगा आगे चल के। अगर आप हमारे शेयर होल्डर्स को थोड़ा शेयर करना चाहें कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है? आई थिंक इट्स अ बिग डेवलपमेंट। क्रिसिल AAA आसानी से हर कोई NBFC को नहीं मिलता है।
और हमें रिसेंटली केयर ने 6 महीने पहले AAA दिया है, अभी क्रिसिल ने AAA दिया है। हमको बैंक लोन में तो काफी फायदा हो रहा है। जो ट्रस्ट फैक्टर है लोगों का, पूनावाला ग्रुप एक बहुत ही कैश रिच ग्रुप है, बट उसके बावजूद जो कैपिटल मार्केट है, कमर्शियल पेपर और एनसीडी, यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एडिशनल 25 to 30 बिप्स हमें बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप देखिए लास्ट क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, हमारा जो एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरिंग था वो 7.5 था, अभी हमारा इस लास्ट क्वार्टर में 7.9 था। आरबीआई ने 250 बिप्स रेट हाइक किया है, उसके बावजूद हमारा जो रेट बढ़ा है वो सिर्फ 40 बिप्स बढ़ा है, और उसी का नतीजा है हमारा आरओए और नीम हमने मेंटेन किया हुआ है, और कोई इम्पैक्ट नहीं आया हुआ है, मार्जिन पे कोई प्रेशर नहीं आया हुआ है। आपका हमने देखा कि हाई ग्रोथ आपने जैसा गाइड किया था वैसा नंबर्स डिलीवर भी हो रहे हैं, तो गाइडेंस और डिलीवरी में मैच हो रहा है काफ़ी, और आपने आगे की भी ग्रोथ बताई। मैं एक दूसरा पहलू चाहूँगा थोड़ा आप शेयर करें कि रिस्क को कैसे आप कंटेन कर रहे हैं और रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी क्या है, क्योंकि ग्रोथ का कुछ प्लेयर्स ने पिछली हमने कई साइकिल्स में देखा है ग्रोथ की तरफ ज़्यादा टिल्ट हो गए, रिस्क कमज़ोर हो गया। आप दोनों का कैसे बैलेंस बना के चल रहे हैं और आपका लेवल्स एसेट क्वालिटी का कहाँ पे आप उसको होल्ड करना चाहेंगे? आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू आस्क राइट क्वेश्चन। ग्रोथ करना बहुत आसान है और कलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लेंडिंग बिजनेस, बट वी आर नॉट इन कलेक्शन बिजनेस, हम लोग रिस्क बिजनेस में है। तो हम लोग, अगर आप देखें, हमने अभी क्लैरिटी भी दिया हमारे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में और सारे स्टेक होल्डर्स को, द सेगमेंट जो हम टारगेट करते हैं वो सारा ऑन द बेसिस ऑफ एनालिटिक्स, इट्स लाइक क्रेडिट बाय इन्विटेशन। हम लोग न्यू टू क्रेडिट करते नहीं है, हम लोग ब्यूरो टेस्टेड फॉर्मल इनकम सेगमेंट, जहाँ पे भी हमको पीडीएफ बैंकिंग मिलता है, जीएसटी डेटा मिलता है, कंज्यूमर साइड में हमको काफी ब्यूरो विंटेज मिलता है, मल्टीपल ट्रेड लाइन दिखाई जाती है। सो जो हम सेगमेंट टारगेट करते हैं कंसिडरिंग द लाइव ब्यूरो पॉपुलेशन, काफी ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। सो उसको देखते हुए हमारा वी हैव बिल्ड द रिस्क कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो काफी रिस्क टीम और एनालिटिक्स टीम हमारी स्ट्रांग है, और ये उसी का नतीजा है। हमारी एसेट क्वालिटी इस क्वार्टर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 8 क्वार्टर्स। राइट, हाउसिंग सब्सिडरी का सेल आपका इस समय कहाँ है पहुंचा, और आपने बताया पैसा आने की उम्मीद है काफ़ी जल्दी। सो हमें जो लेंडर्स का अप्रूवल है और शेयर होल्डर्स अप्रूवल है वो सारे आ चुके हैं। नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग आरबीआई अप्रूवल विच इज अंडर प्रोसेस। ऑलराइट, अभय बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए, और आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए भी शुभकामनाएं। धन्यवाद। चलिए, इसके अलावा कैसे रहेंगे एसीसी के नतीजे और अनुमान किस तरह से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, सहयोगी मानसी दवे पूरे विश्लेषण के साथ। सीमेंट मेजर एसीसी के नतीजे आएंगे और नतीजे कैलेंडर ईयर के होंगे, यानी कि Q1 कैलेंडर ईयर 2023 के नंबर्स पोस्ट होने वाले। अनुमान ये है कि कंपनी की बिक्री जो है उसमें बढ़त दिखेगी, हालांकि मार्जिन्स और मुनाफे के फ्रंट पर गिरावट हाथ लग सकती है। अगर वॉल्यूम्स की बात करें, करीब 4% की बढ़त सालाना आधार पर होगी, और साथ ही रियलाइजेशन जो है सालाना आधार पर करीब 1% की गिरावट देख सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट जो है उसमें 18% का इजाफा सालाना आधार पर देखने को मिलेगा और 5% की गिरावट तिमाही आधार पर देखने को मिलेगी। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर पर टन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेजर करना, इसमें करीब 8% की बढ़त नजर आ सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे तो वहां पर भी करीब 1% की गिरावट देखने को मिलेगी। इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी जो है सीक्वेंशियल बेसिस पर एक इंप्रूवमेंट जरूर देख सकती है, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस में जो गिरावट है वो एक पॉजिटिव का काम करेंगे। सीमेंट कंपनियों के लिए ही कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले तो फ्यूल कॉस्ट हेडविंड जो है वो खत्म हुई है, वो पॉजिटिव है। डिमांड आउटलुक पॉजिटिव नजर आ रहा है और वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो काफी अच्छा दिख सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें जिस पर नजर रखनी होगी। हालांकि एसीसी की अगर बात करें, बिक्री में 9% का इजाफा देखने को मिल सकता है। मार्जिन्स 14% से 11% तक डिप होते हुए दिखेंगे, और प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पर खास तौर से देखना होगा कि किस तरह के सिचुएशन नजर आती है। गोदरेज कंज्यूमर रेमंड के एफएमसीजी कारोबार को खरीदेगी, और डील की तमाम डिटेल्स हमारे सहयोगी अनुराग शाह समझा रहे हैं। अनुराग, क्या जानकारी है आपके पास इस डील को लेकर?
करीब 100 साल पुराने रेमंड ग्रुप ने अपने कारोबार से जुड़े हुए ढेर सारे ऐलान किए हैं और रेमंड का जो लाइफस्टाइल कारोबार है उसको डीमर्ज किया जाएगा एक नई कंपनी के अंदर जिसका नाम होगा रेमंड कंज्यूमर लिमिटेड। और रेमंड कंज्यूमर लिमिटेड से ही जो इसका एफएमसीजी कारोबार है वो गोदरेज कंज्यूमर को बेचा गया है 2825 करोड़ के अंदर, जिसमें जो टॉप ब्रांड थे पार्क एवेन्यू और कामासूत्रा, ये जो ब्रांड है ये गोदरेज कंज्यूमर को बेच दिए गए हैं। इसके अलावा रेमंड कंज्यूमर लिमिटेड को लिस्टिंग की जाएगी अगले 12 से 14 महीने के अंदर। इस कारोबार इस कंपनी की लिस्टिंग की जाएगी, यानी अब जो रेमंड है वो 2 हिस्सों के अंदर कंपनी होगी। एक कारोबार उनका रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ होगा वो रेमंड लिमिटेड के अंडर में, और दूसरा जो है वो लाइफस्टाइल कारोबार का वो जो कंपनी होगी वो रेमंड कंज्यूमर लिमिटेड की कंपनी होगी। इसकी जो मंजूरियां हैं ये करीबन 12 से 14 महीने के अंदर रेमंड कंज्यूमर लिमिटेड को लिस्ट किया जाएगा। और इसके बाद भी जो औरंगाबाद के अंदर कामासूत्रा की एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वो जो कारोबार है वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी रेमंड के पास ही रहेगी लाइफस्टाइल कारोबार के अंदर। और आगे चल के जो कंपनी का फोकस होगा वो रियल एस्टेट कारोबार में होगा। रियल एस्टेट कारोबार को कंपनी बढ़ाएगी। शुक्रिया अनुराग। रिलायंस कैपिटल की नीलामी को लेकर हिंदुजा समूह ने अपनी कुल बिड को बढ़ाकर लगभग 10,000 करोड़ रुपए कर दिया है। और इससे पहले हिंदुजा ने 9,650 करोड़ की बोली भी लगाई थी, लेकिन लेनदारों के साथ बातचीत के बाद अमाउंट बढ़ा दिया गया है। और क्या है इस पर पूरी खबर सहयोगी अंकुर मिश्रा दे रहे हैं। जी हाँ, सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हिंदुजाज ने एक लेंडर्स के साथ बैठक की है थर्सडे को, और यहाँ पर जो फैसला हुआ है वो ये है कि जो बिड का अमाउंट है वो 350 करोड़ रुपए बढ़ा दिया जाए। आपको हमने बताया था कि बुधवार को जो लेटेस्ट राउंड में इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स यानी कि IIHL ने बोली डाली थी वो थी 9,650 करोड़ रुपए की। अब इसमें 350 करोड़ रुपए और जोड़कर इसका टोटल बिड अमाउंट हो गया है 10,000 करोड़ रुपए। इतना अमाउंट हिंदुजाज देने को तैयार है रिलायंस कैपिटल को एक्वायर करने के लिए। इससे पहले भी एक राउंड हुआ था जिसमें जो बाकी बिडर्स हैं जैसे कि टॉरेंट हुआ, ओकट्री कैपिटल और इन सब ने भागीदारी की थी। और एक केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है जहां पर टॉरेंट ने अर्जी दी थी कि जो पिछला राउंड है उसकी बोलियां कंसिडर की जाए। तो उस पर अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया है, लेकिन अभी के जो राउंड में यही लग रहा है कि हिंदुजा ग्रुप रिलायंस कैपिटल को एक्वायर करने के लिए सबसे आगे लग रहा है। और 300 करोड़ रुपए हिंदुजाज ने एग्रीमेंट दिया है कि वो जो ओवर एंड अबव जो बिड है उसके अलावा 300 करोड़ रुपए कैपिटल रिलायंस जनरल इंश्योरेंस में इन्फ्यूज करेगा। ऑनलाइन गेमिंग पर GST को लेकर एक बड़ी खबर आई है, और क्या है ये पूरी खबर समझते हैं विस्तार से हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियादर्शी से। प्रकाश बताएं। देखिए, हमें जानकारी मिल रही है कि ऑनलाइन गेमिंग की कैटेगरी के हिसाब से GST की अलग अलग दरें हो सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ऑनलाइन गेमिंग के क्लासिफिकेशन के हिसाब से GST की अलग अलग दरें हों, यानी कि जो गेम ऑफ चांस है या फिर जो गेम ऑफ स्किल है उस पर GST की अलग अलग दरें हो सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत कर दी है। अभी इस मसले पर चर्चा चल रही है, कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, और एक नया प्रस्ताव जो है GST काउंसिल के सामने भेजा जाएगा फाइनल अप्रूवल के लिए। जैसा कि आपको पता है कि ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर जिस GOM का गठन हुआ था उसने अपनी सिफारिशें जो हैं, अपनी रिपोर्ट GST काउंसिल को पहले ही सौंप दी है। हालांकि ये जो रिपोर्ट सौंपी गई वो डाइवर्स व्यू के साथ है। जो इसकी सिफारिशें थी उसके ऊपर GOM के अंदर ही मेंबर्स के बीच में आम सहमति नहीं बन पाई। इस बात पर भी सहमति नहीं थी कि आखिर अलग अलग कैटेगरी के जो ऑनलाइन गेमिंग है उस पर GST की दरें कैसी हो। कुछ सदस्यों की ये राय है कि अलग अलग कैटेगरी के गेम्स पर GST की दरें भी अलग होनी चाहिए। कुछ सदस्यों का ये मानना है कि गेम्स की कैटेगरी चाहे जो हो GST यूनिफॉर्म होना चाहिए और वो 28% होना चाहिए। हालांकि इस पर आम सहमति नहीं बन पाई और डाइवर्स व्यू के साथ GOM ने अपनी रिपोर्ट काउंसिल को सौंप दी। इसके अलावा GST का कैलकुलेशन कैसे हो, इसकी मेथडोलॉजी क्या हो, ये भी एक मसला है जिस पर अभी तक आम सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि डाइवर्स व्यू के साथ ये रिपोर्ट GST काउंसिल को सौंप दी गई है। हालांकि सूत्र हमें इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि अब इस बात पर विचार किया जा रहा है कि क्या अलग अलग गेमिंग की कैटेगरी के हिसाब से GST की अलग अलग दरें हो सकती है। अगर इस पर सहमति बनती है तो फिर एक नया प्रस्ताव जो है GST काउंसिल के पास सौंपा जाएगा और GST काउंसिल जो है अगली बैठक में इस पर फैसला ले सकती है। जी।
टेक्नोलॉजी के दौर में बीसीआईएस भी पीछे नहीं रहना चाहता और इसके चलते बीसीआईएस ने देश भर के एयरपोर्ट में नई सुरक्षा टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम भी लागू किया है, जिसके जरिए स्क्रीनिंग इक्विपमेंट और बायोमेट्रिक बेस्ड कंट्रोल सिस्टम लगाए गए हैं। और इसी मुद्दे पर क्या कहना है डीजी बीसीआईएस जुल्फिकार हसन का, आपको सुनाते हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। बीसीआईएस वाज formed in 1987 to ensure the top class security for aviation, a zero error security. We are proud that we've been doing our job very sincerely. 21st century में कोई भी हाईजैकिंग नहीं हुई है, कोई भी मेजर एविएशन इंसिडेंट हिंदुस्तान में नहीं हुआ है, जबकि बाकी दुनिया में काफ़ी कुछ हुआ है। So all the stakeholders and BCAS has done well and अभी एविएशन की बहुत ग्रोथ हो रही है, बहुत सारे नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, नई एयरलाइंस आ रही है, इंडिया नंबर 3 हो रहा है दुनिया में एविएशन में। तो हम लोग के लिए आने वाले दिनों में बहुत बड़ा चैलेंज है, बट वी आर कॉन्फिडेंट कि वी विल बी एबल टू डू आवर जॉब बेटर एंड इंश्योर दैट एवरी पर्सन हु फ्लाइज इन आवर कंट्री विल फ्लाई सेफ। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 9,355 नए केसेस सामने आए हैं और इसी के साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की बात करें तो ये 57,410 पर पहुंच गया है आंकड़ा। रिकवरी रेट की बात करें तो यहाँ पे लगभग 98.69% के आसपास ये आंकड़ा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 12,932 लोग ठीक भी हुए हैं और ठीक होने वालों की कुल संख्या अगर हम देखें तो वो लगभग 44 लाख से ज़्यादा डेली पॉजिटिविटी रेट और देखें तो 4% है और वीकली पॉजिटिविटी रेट 5.3% है। दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण में 1040 नए मामले सामने आए हैं और इसके कारण 7 लोगों की मौत भी हो गई है, जबकि संक्रमण दर 21.16% रही है। सूडान में फंसे भारतीयों का 5वां बैच INS टैग 297 यात्रियों को 297 यात्रियों को लेकर भारत पहुंच गया है। इसके पहले सूडान में फंसे 136 भारतीयों को चौथा जो बैच है सऊदी अरब के जेदा के लिए IAF C-130J विमान से रवाना हुआ था। आपको बता दें कि भारत ने हिंसाग्रस्त सूडान से अपने नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया था, जिसके तहत लगातार भारतीयों को सूडान से निकाला जा रहा है। पूरे सूडान में लगभग 3,000 भारतीय हैं, जहां सेना और एक अर्धसैनिक बलों के बीच पिछले 10 दिनों से जारी भीषण लड़ाई में 400 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। चलिए, इस शो में इतना ही। मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार। और सबसे पहले जो है वो आज के हम ज़रा बाज़ार की बात करें तो आज जो बाज़ार है निफ्टी के 50 में से 44 स्टॉक्स जो है वो हरे निशान में बंद हुए और अप्रैल सीरीज की एक शानदार एक्सपायरी आज नज़र आई। और देखें तो चेन्नई पेट्रो, HOB, इसके अलावा जो जी पावर है, GTND इंडिया, ये सभी जो है वो आज के हीरो रहे। इसके अलावा अगर हम मार्केट को देखें तो अगर हम बाकी फैक्टर्स को देखें तो 17,915 पर निफ्टी आज बंद हुआ। आज निफ्टी में चढ़ने वाले जो शेयर है बजाज ऑटो, जो कि लगभग 2.5% ऊपर चढ़कर बंद हुआ। इसके अलावा बजाज फिनसर्व लगभग 2% चढ़ा, BPCL भी लगभग 2% की ऊंचाई पर नजर आया और बजाज फिनांस जो है वो 2.25% से थोड़ा ऊपर जो है वो नजर आया। अब निफ्टी के जो प्रेशर वाले शेयर थे वो थे SDFC लाइव, यहाँ लगभग 2.5% से थोड़े ज़्यादा का दबाव नजर आया। HUL में भी 1.5% से ज़्यादा का दबाव नजर आया। ONGC की अगर हम बात करें तो यहाँ भी लगभग 0.5% की गिरावट रही और एक्सिस बैंक में भी 0.5% से थोड़ी ज़्यादा का प्रेशर नजर आया। और बाजार में आखिर किस तरह की हलचल रही, और अगर हम तेजी वाले बैंक निफ्टी बैंक में देखें तो कोटक बैंक जो है वो 1.5% से ऊपर नजर आया। बंधन बैंक का 1.25% से ऊपर तेजी के साथ यहाँ पर कारोबार होता नजर आया। IDFC फर्स्ट बैंक भी लगभग 1% ऊपर चढ़ा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो 1.25% से
के करीब जो है यहाँ पर कारोबार करता यहाँ पर नजर आया। निफ्टी बैंक में अगर कमजोरी देखें तो एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, SBI और AU स्मॉल फाइनेंस, ये वो स्टॉक्स है जहां पर एक तरह का प्रेशर नजर आया, यहां पर बिकवाली हावी होती दिखी। सेक्टर्स जो देखें तो निफ्टी बैंक हो, निफ्टी ऑटो हो, निफ्टी एनर्जी हो, निफ्टी फार्मा, ये जो सेक्टर्स है वो तेजी वाले सेक्टर रहे। निफ्टी बैंक में 0.40%, निफ्टी ऑटो में 0.76%, निफ्टी एनर्जी में 0.33% और निफ्टी फार्मा में 0.49%, यानी आधे % की तेजी यहां पर नजर आई। और आज के हीरो रहे, जैसा हमने आपको बताया, चेन्नई पेट्रो, HUV सर्विसेज, GE पावर इंडिया और GETND इंडिया, जो कि आज यहां पर सबसे ज्यादा जो कारोबार जो है वो नजर आया। 52 की ऊंचाई पर बजाज ऑटो नजर आया, यहां पर 2.5% से ऊपर की तेजी रही। ग्लेनमार्क लगभग 0.3% से थोड़ा ऊपर नजर आया। GMR इंफ्रा 0.67%, आधे % से ऊपर की तेजी यहां नजर आई। और किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक में 16.25% की तेजी दिखी। तो ये जो थे वो 52 हफ्ते की ऊंचाई वाले स्टॉक्स नजर आए। और जो स्थितियां आज रही हैं और जो भी ट्रेंड्स आज बाजार के नजर आए हैं, उस पर अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे ज़रा राय ले लेते हैं। सबसे पहले रवि और रत्नेश, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। रवि, मैं आपके पास आना चाहूँगा। बाजार जो है, अब यहाँ से अगर हम बाजार को मॉनिटर करें तो अब तो कल बाजार का आखिरी दिन, हफ्ते का आखिरी दिन, यहाँ से किस तरह से देखते हैं आगे बाजार की चाल को, और कोई खास रणनीति क्या बनाने की सलाह होगी? देखिए प्रशांत जी, ओवरऑल अगर आज का स्ट्रक्चर देखा जाए तो काफी ब्रेकआउट के साथ यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिला। और खास तौर से अगर आप देखें तो 17,800 के और 850 पे जिस हिसाब से फुट का कोई वाई यहाँ पर डेवलप होता हुआ नजर आया, वो एक अपवर्ड ट्रेंड को यहाँ पर सपोर्ट करता हुआ नजर आया। अब अगले 1-2 वीक के हिसाब से अगर देखते हैं तो मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पर बना रहेगा। और अपसाइड के लेवल की बात करें तो मुझे लगता है कि 18,150 और 200 का रेंज आपको जल्दी यहाँ पर छूता हुआ नजर आ सकता है। और खास तौर से स्टॉक स्पेसिफिक में सेक्टर अगर देखते हैं तो मुझे लगता है बैंकिंग और IT में चूंकि अभी रिजल्ट से स्टार्ट हुए तो वो जो एक निगेटिव ट्रेंड था वो पुल बैक की तरफ नजर आएगा। तो ओवरऑल मार्केट के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव है। निफ्टी के साथ में बैंक निफ्टी यहाँ पर थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। रत्नेश, आपकी बाजार पर क्या राय होगी? गुड इवनिंग एवरीवन, सभी दर्शकों को नमस्कार। अगर निफ्टी का आप डेली चार्ट लगाएंगे तो इसमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का आज ब्रेकआउट हमको देखने को मिला है। सभी की एवरेजेस के ऊपर अपने निकल चुका है। और वहीं पे आप देखेंगे अगली सीरीज के लिए वीकली एक्सपायरी के लिए पुट राइटिंग में काफी ज्यादा, जैसा रवि जी ने बोला, एक्टिविटी है 17,800, 17,700। और कॉल राइटिंग में आप देखेंगे तो उसमें एक्टिविटी अभी नहीं दिखाई दे रही। तो ये इंडिकेट कर रहा है डेफिनेटली कि थोड़ा सा अभी पॉजिटिव ट्रेंड आने वाले दिनों में भी हमको ये कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। और इस बार ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बैंक निफ्टी से ज्यादा थोड़ा सा निफ्टी में थोड़ा सा ज्यादा परफॉर्मेंस हमको देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉज ले सकती है क्योंकि 43,100, 43,200 के आसपास में काफी अच्छा इसको सप्लाई जोन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बैंक निफ्टी यहाँ पे रुकेगी। आप वॉल्यूम एक्टिविटी देखेंगे थोड़ी सी बैंक निफ्टी में थोड़ी सी कम होती जा रही है, वहीं निफ्टी में थोड़ी सी बढ़ रही है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि अब आगे आने वाले थोड़ा सा निफ्टी में हमको परफॉर्मेंस देखने को मिले और बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉज ले। बिल्कुल। तो ये थी हमारे एक्सपर्ट्स की राय बाजार के हिसाब से, और ख़ास रणनीति जो बनानी है उसकी भी, उस पर भी रोशनी डाली। अब चले, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि ये दर्शकों का शो है, आप दर्शकों के सवालों का सिलसिला ज़रा हम शुरू करते हैं। हमारे पहले दर्शक हैं उमेश मन्ना, जो कि कोलकाता से हैं, और इनका सवाल है कि इन्होंने भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स के 50 शेयर ले रखे हैं और 105 के लेवल पर लिए हुए हैं। रवि, ज़रा देखें स्टॉक और बताएं इनको क्या राय होगी, आगे के लिए नज़रिया चाहते हैं। रवि, जरा अपने आप को अनम्यूट कर लें आप। जी क्षमा करें प्रशांत जी। इस समय देखिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पर एक कंसोलिडेटेड मूव देखने को मिल रहा है। रिजल्ट्स काफी जो है वो इम्पैक्टेड देखे थे, उसकी वजह से गिरावट का ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब अगर यहाँ से आप इस स्टॉक को देखते हैं तो थोड़ा सा अपसाइड में एक बार 115-120 के लक्ष्य दिखा सकता है। तो एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए 90-95 के बीच का, और मुझे लगता है कि कंटिन्यू करना चाहिए। 120 का लक्ष्य आपको जल्द अचीव होता हुआ नजर आ सकता है।
बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको खास राय मिलती हुई अगले दर्शक की ओर बढ़ते हैं। हरि सिंह हैं राजस्थान से और इनका सवाल है वेदांता के 265 शेयर इनके पास हैं, 300 के भाव पे इन्होंने लिए हैं, अगले 3 महीनों के लिए नजरिया चाहते हैं। रत्नेश जी जरा बताएं क्या होगी इनको सलाह। बीडीएल का आप चार्ट देखेंगे, अभी कंटिन्यू करेक्शन के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहाँ पे कर रहा है। इनकी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन वो कंटिन्यू रह सकता है, तो अभी इसमें बने रह सकते हैं क्योंकि नीचे में थोड़ा सा बेस बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो मेरे सलाह रहेगी कि 260 रुपए का स्टॉप लॉस लगा, एक बार कहीं पे भी 280 290 तक आने की पूरी उम्मीद है। उसके ऊपर निकलेगा तो फिर एक तेजी और बनेगी जो कि 320 330 तक पे लेके जा सकती है। तो 260 के स्टॉप लॉस सभी बने रहे। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह। दिशा जैन है आगरा से और इनका सवाल है गेल के इन्होंने 1000 स्टॉक्स लिए हुए हैं, 105 रुपए के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है, आगे के लिए नजरिया चाहती हैं। रवि बताएं क्या होगी इनको सलाह। देखिए बिल्कुल इस समय क्रूड ऑयल की प्राइसेस का इम्पैक्ट है और ओवरऑल अगर देखें तो ये स्टॉक इसलिए भी अच्छा है क्योंकि प्रशांत जी 10% का डिविडेंड यील्ड देता है। तो मुझे लगता है कि 10% का डिविडेंड यील्ड और साथ में चोखा तब लगता है जब आपको स्टॉक का मोमेंटम अच्छा हो। 120 से 121 तक के लक्ष्य दिखा सकता है जो कि वो भी 10% होगा। तो टोटल स्टॉक 20% तक का करीब अपवर्ड मूव आपको मिलेगा। मुझे लगता है कि बिल्कुल कंटिन्यू रखें, जरूरत नहीं है बहुत परेशान होने की। 102 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 109 ऐसा टारगेट है कि जो कि आगे अपसाइड में 120 के लक्ष्य पहले अचीव होंगे। तो यहाँ पर बने रहने की आपको सलाह और बेहतर जो है वो यहाँ पर ट्रेंड्स नजर आ सकते हैं। विकास कुमार हैं दौलतगंज से और इनका सवाल है बायोकॉन के 300 शेयर इनके पास हैं 217 के भाव पे, अगले 3 महीने तक क्या होल्ड किया जा सकता है। रत्नेश बताएं। बायोकॉन का चार्ट देखे तो कंटिन्यू लोअर लोन में अभी हालांकि थोड़ा सा नीचे इस तरफ हमको वॉल्यूम देखने को मिला था, इनके भाव से अभी थोड़ा सा ऊंचा ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको 225 रुपए के स्टॉप लॉस से एक बार बने रहना चाहिए। ऊपर में कहीं पे भी 245 तक का लेवल आता तो हम मुनाफा बांध ले और 225 रुपए का अपने स्टॉप लॉस लगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो है वो आपको खास राय मिलती हुई। प्रभाकर है मुंबई से और इनका सवाल है यूपीआई के इन्होंने 800 शेयर ले रखे हैं, यूपीएल के इन्होंने 800 शेयर लिए हुए हैं, 808 के भाव पे 6 महीने का नजरिया चाहते हैं। रवि यूपीएल पर कोई खास नजरिया आपका 6 महीने के लिए एक राय मांग रहे हैं। देखिए 808 पे लिया है, थोड़ा सा अपर बैंड पे जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल कंटिन्यू रखना चाहिए। एक लोअर साइड पे यहाँ पर स्टॉप लॉस दूंगा जो कि क्लोजिंग स्टॉप लॉस होगा आपका 700 का, और थोड़ा सा एवरेज करना चाहे तो भी यहाँ पर कर सकते हैं। अपसाइड वापस से 780 जो है वो इमीडिएट बेसिस पे आपको देखने को मिल सकता है। 800 और 820 की स्ट्रगल थोड़ा सा करता हुआ नजर आएगा, तो अगर एवरेज कर लेंगे तो निकलना ज्यादा आसान होगा। फिलहाल पोजीशन को होल्ड रखें 700 के स्टॉप लॉस। चलिए अगले दर्शक की ओर बढ़ते हैं। पुनीत जोशी हैं जयपुर राजस्थान से और इनका सवाल है विश्वराज शुगर, एक बार फिर से नाम ले लूं, विश्वराज शुगर के 500 शेयर इनके पास हैं, 21 रुपए के भाव पे इन्होंने लिया है, फिलहाल नुकसान झेल रहे हैं। क्या होल्ड करें या फिर सेल करें, लॉन्ग टर्म के लिए नजरिया चाहते हैं। मेरा सवाल रत्नेश आपसे। विश्वराज शुगर का चार्ट देखने पे कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन पे सभी की एवरेजेस से अपने नीचे ट्रेड कर रहा है। इसमें अभी नीचे के स्तर पर किसी तरह की वॉल्यूम एक्टिविटी भी हमको नहीं दिखाई दे रही है। मेरे हिसाब से इसमें निकल जाए और दूसरे स्टॉक में स्विच कर ले, वो ज्यादा बेटर रहेगा। उधर कहीं पे भी अपना जो नुकसान हो रहा है वो कवर कर सकते हैं। तो इसमें से मेरी निकलने की सलाह रहेगी। अगर एग्जिट होना चाहते हैं तो वो कहाँ, कोई खास राय कहाँ उन्हें मौके मेरे हिसाब से इसी जगह कहीं पे भी पीएसयू सेक्टर्स लाइक रेलवे स्टॉक्स में देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक राइट्स स्टॉक काफी अच्छा दिखता है। अगर इनकी थोड़ी सी पोजीशन होल्ड करने की क्षमता है तो 360 रुपए का स्टॉप लॉस लगा है। मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में 425 रुपए तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आपको खास राय मिलते हैं इस स्टॉक से एग्जिट होने की सलाह और कहाँ आपको संभावनाएं नजर आ सकती हैं उसके बारे में भी जानकारी मिली आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे। आर के सक्सेना है फतेहपुर से और इनका भी सवाल है गेल के 100 शेयर इनके पास हैं, 108 के भाव पे क्या करना चाहिए। रवि बताएं। बिल्कुल 120 का लक्ष्य का इंतजार करना चाहिए। वैसे भी मैं आपको प्रशांत जी बताऊं तो ये ऐसे शेयर हैं जिनको कि आप छोटे मोटे टाइम फ्रेम के लिए लेना कोई खास फायदेमंद नहीं होता, क्योंकि ये स्टॉक जितना चढ़ते हैं उतना डिविडेंड भी देते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नजरिए के लिए गेल, आईओसी,
वेदांता इस टाइप के स्टॉक्स आपको, आरईसी, इनको अगर आप लेते हैं तो आपको ये कह लें कि रिटायरमेंट के लिए अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो ये स्टॉक ऐसे हैं जो कि आपको अच्छे डिविडेंड भी देंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको नज़र रखनी चाहिए, जैसे गेल के बारे में लगातार रवि कह रहे हैं कि यहाँ पर अच्छे जो है वो आने वाले वक्त में नतीजे मिल सकते हैं। शर्जील शमशी हैं मुंबई से और इनका सवाल है, सिप्ला के 100 शेयर इनके पास हैं, 960 के लेवल पर इन्होंने लिए हैं, क्या करना चाहिए? रत्नेश बताएं इन्हें। 960 के लेवल पे लिए इन्होंने अभी, हालांकि इनके भाव से बहुत ज्यादा नीचे नहीं है। सिप्ला में ऐसा लगता है करेक्शन होगा, कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा बेस बनता हुआ दिख रहा है, तो मेरी राय रहेगी कि अभी थोड़ा सा इसको होल्ड करें, 890 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए। एक बार कहीं पे भी 950 के ऊपर निकलेगा तो मुझे ऐसा लगता है 990 से 1000 रुपए तक के लेवल इनको देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करेंगे। ईटी नाउ स्वदेश पर अब है ना सिर्फ मार्केट की बारीकियां, बल्कि है कमाई का भी अच्छा मौका। हम आपको देंगे एक शानदार आइडिया हर 5 मिनट में, टेक्निकल हो या फंडामेंटल, शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म, अब सब कुछ मिलेगा आपको। तो देखिए हर ट्रेडिंग डे सुबह 8 बजे से शाम 4, सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश पर। बढ़ो देश के साथ। हमारा हाँ में हाँ मिलाना ओके है, क्योंकि हम तोते हैं, लेकिन आपके वेल्थ मैनेजर को ऐसे नहीं करना चाहिए, पता है ना? चुनिए नुवामा, हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। हुस्न, अदा, ग्लैमर और ब्यूटी, हमारी फिल्मों में इन सब की कोई लिमिट नहीं है। जैसे खूबसूरती की कोई लिमिट नहीं है, अंबोली और भंडारदरा की हसीन वादियों में, गणपति पुले के एग्जॉटिक बीचेस पर, और जब इतना कुछ हो अनलिमिटेड तो जश्न क्यों हो लिमिटेड? आ रहा है फिल्मों का महा सेलिब्रेशन, द 68th Hyundai Filmfare Awards with Maharashtra Tourism, only in Apla Maharashtra Unlimited. Hyundai presents 68th Filmfare Awards with Maharashtra Tourism इस शुक्रवार रात 9 बजे। Don't like unwanted add-ons? Buy car insurance on PhonePe. Choose the add-ons you need. Save up to rupees 12,000 on car insurance on PhonePe. टेक महिंद्रा के शेयर लिए हैं हमारे अगले जो दर्शक हैं, और उनका कहना है कि 40 शेयर इनके पास हैं। शर्जील का ही सवाल है, 1014 के भाव पे इन्होंने 40 स्टॉक्स लिए हुए हैं, फिलहाल थोड़े से नुकसान में है। रवि बताएं क्या होगी इनको सलाह टेक महिंद्रा को देखते हुए? देखिए फिलहाल तो प्रशांत जी पूरे आईटी पैक का यहाँ पर नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा रिजल्ट यहाँ पर अब जो है वो स्टेबल हुए हैं, तो मुझे लगता है कि 1-2 क्वार्टर में यहाँ पर रिजल्ट संभलते हुए नजर आएंगे। लेकिन इनका बाइंग अभी इमीडिएट बेसिस पे है, तो 980 का एक स्टॉप लॉस डालने परेशानी की कोई बात नहीं है। वापस अपसाइड में एक बार 1080 और 1100 तक के लक्ष्य दिखा सकता है, तो अगर इमीडिएट निकलना होगा तो आप उस लेवल पर निकल सकते हैं, और लॉन्गर व्यू है तो फिर कंटिन्यू रखें, क्योंकि ये अभी 3 से 4 महीने तक आपको थोड़ी सी कंसोलिडेटेड दिखाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म पे अच्छे बन सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और अगले हमारे दर्शक हैं प्रशांत, आरवीएनएल के जो हैं वो इनके पास शेयर अच्छे खासे हैं, और 48,500 शेयर इनके पास हैं, 69 रुपए के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है और अच्छे खासे मुनाफे में हैं। बताएं क्या करना चाहिए? रत्नेश ज़रा बताएं। मेरे ख्याल से तो इनको राय की आवश्यकता तो है नहीं।
आरवीएनएल का जो शेयर के इनके भाव के परचेज भाव है, मेरे हिसाब से इनको कुछ भी नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह की छेड़छाड़ ना करे। अभी थोड़ा सा पार्शियली जरूर मैं सलाह दूंगा कि एक मुनाफा बांध ले और अपने प्रॉफिट का स्टॉप लॉस लगाए। प्रॉफिट का स्टॉप लॉस रहेगा 90 रुपीज का, और ऊपर में यहाँ से तेजी बरकरार रखती हुई दिखती है। मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में 125-130 तक के भी टारगेट हमको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको जो है वो खास राय, खास रणनीति बनाने की सलाह मिलती हुई। अरुण है कोलकाता से और इनका सवाल है, लेमन ट्री के 100 शेयर लिए हैं 75 रुपए 43 पैसे के भाव पे, होल्ड करें या फिर सेल करें? रवि बताएं क्या होगी इनको सलाह। देखिए, आगे गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं, चार्ट भी यहाँ पर अच्छा लग रहा है, इंडियन होटल ने अच्छा परफॉर्म किया, लेमन ट्री भी यहाँ से थोड़ा सा मोमेंटम ले सकता है। 82 का टारगेट 95 का टारगेट जो है वो जल्द अचीव होता हुआ नजर आ सकता है। तो मुझे लगता है कि अभी जो रेट करंट भाव चल रहा है, इस रेट से तो थोड़ा सा प्रॉफिट और बढ़ सकता है। रेट्स वाइज देखें तो 5% से ज्यादा है, तो मुझे लगता है बिल्कुल वेट करना चाहिए और प्रॉफिट को और बढ़ने देना चाहिए। चलिए अगले हमारे दर्शक हैं प्रशांत पटियाला से और इनका सवाल है, एजिस केमिकल्स के 100 शेयर, माफ कीजिएगा एजिस लॉजिस्टिक्स के इन्होंने 100 शेयर लिए हुए हैं और 387 के भाव पे इन्होंने शेयर लिया हुआ है। लॉन्ग टर्म के लिए नजरिया चाहते हैं। रत्नेश बताएं। एजिस केम का आप चार्ट देखें, कंटिन्यू हाई फॉर्मेशन पे चल रहा है, एक अच्छी खासी तेजी हमको देखने को मिली है। 250 रुपए के इस तरह चालू थी, 400 रुपए तक आ गई। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगा, इनकी खरीदी भाव के अभी भी आसपास ही चल रहा है। तो मेरे हिसाब से खैर इसमें चार्ट में भी किसी तरह की कमजोरी नहीं है। मैं इनको राय दूंगा 350 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में कहीं पे भी 450 450 तक के लेवल आते हैं, वहां पे जरूर मुनाफा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको खास राय मिलती हुई। बढ़ते आगे, सुधीर झा है ठाणे से। टाटा स्टील के 250 शेयर इनके पास हैं 106 रुपए 70 पैसे के भाव पे, होल्ड करें या फिर सेल करें? रवि बताएं क्या होगी इनको एडवाइस। अब बिल्कुल अभी मुझे लगता है 100 इमीडिएट बेसिस पे देखते हैं तो 111-12 के लेवल दिख सकते हैं, और थोड़ा सा अगर थोड़ा टाइम देते हैं 1 से 2 वीक का अगर देखते हैं तो मुझे लगता है 116 और 118 के भाव दिख सकते हैं। तो ये ऐसा स्टॉक है थोड़ा सा लंबे समय पे मूवमेंट आती है, तो मुझे लगता है बिल्कुल इंतजार करना चाहिए। स्टॉप लॉस अगर देखते हैं तो यहाँ पे 105 रुपए की क्लोजिंग स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको खास राय मिलती हुई। दिशा जैन आगरा से हैं और इनका सवाल है, IRFC के 10,000 शेयर इनके पास हैं 31 रुपए 50 पैसे के भाव पे, होल्ड करें या फिर सेल करें? बताएं रत्नेश क्या होगी इनको सलाह। पूरा सेक्टर कंटिन्यू परफॉर्मिंग कर रहा है, IRFC से अभी थोड़ा सा परफॉर्मिंग में अब चालू हुआ है, तो मेरी राय रहेगी बिल्कुल इनको होल्ड करना चाहिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर ये लगाना चाहते हैं तो मेरी तरफ से 29 रुपए 50 पैसे इनको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऊपर मुझे आने वाले दिनों में कहीं पे भी ये 35 रुपए का तक का टारगेट दिखता है, वहां पे थोड़ा बहुत मुनाफा बांधेंगे, तो वापिस से एक बार राय लेके वहां पे स्टॉप लॉस से रिवाइज करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। रमेश हैं कानपुर से और इनका सवाल है, डीमार्ट के 10 शेयर इनके पास हैं 5001 के भाव पे इन्होंने लिया है, क्या 3 महीने तक आगे होल्ड किया जा सकता है? रवि क्या होगी इनको सलाह। देखिए, काफी ऊपरी लेवल पे लिया है, तो मुझे लगता है स्ट्रैटेजी थोड़ी बदलनी चाहिए और आप थोड़े से छोटे स्टॉक में शिफ्ट हो जाएं, जिससे कि आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी और आपको जो उसमें मोमेंटम होगा उसका फायदा मिलेगा। तो मेरी पहली रिकमेंडेशन होगी कि आप यहाँ पर अपनी अगर पोजीशन को स्विच कर लेते हैं तो जल्दी बेहतर मुनाफे पे आ सकते हैं, और उसके लिए आप बैंक ऑफ बड़ौदा पे यहाँ पर स्विच कर सकते हैं। 186 के पास स्टॉक चल रहा है, 240 का लक्ष्य दिखा सकता है, तो स्ट्रेंथ वाइज वो ज्यादा अच्छा है। अगर आप इसमें बने रहते हैं तो ज्यादा समय लगेगा, मतलब 5000 के लेवल आने के लिए शायद हो सकता है कि 8 से 12 महीने का व्यू रख सकते हैं, या फिर ये कहें कि उससे पहले शायद मुझे लगता है 3200 के लेवल आ जाएंगे। तो बेटर स्ट्रैटेजी होगी कि आप स्विच कर लीजिए, बाकी आपकी मर्जी है, आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो 3200 का एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। आपने PSU बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा का जिक्र किया, पहले भी हमने इस पर कई बार राय दी है, क्या अभी भी PSU बैंक्स अभी आप एक तरह से राइजिंग सेगमेंट लग रहा है या अब थोड़ी सी चमक फीकी नजर आ रही है? देखिए प्रशांत जी, आगे अभी देखा जाए तो स्मॉल और मिड कैप के जो बैंक्स हैं उनकी परफॉर्मेंस काफी बड़ी है, काफी हद तक आप देखें तो नंबर्स में भी अट्रैक्शन दिखा है और चार्ट्स में भी आपको काफी हद तक बॉटम आउट होते हुए नजर आए। ज्यादातर इन स्टॉक्स को अगर आप पीछे चार्ट में कंपैरिजन करेंगे तो ऊपरी लेवल से काफी अच्छे करेक्शन देने के बाद अब वापस से यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और साथ ही
फंडामेंटल सपोर्ट भी यहाँ पर अच्छा खासा देखने को मिल रहा है और चूंकि बैंकिंग सेक्टर में परफॉर्मेंस अगले 2 क्वार्टर में भी और अच्छी होने के चांसेस है, तो मुझे लगता है कि आपको बिड बैंकिंग सेक्टर की करनी चाहिए। हालांकि मैं इन्हें SBI रिकमेंड कर सकता था, लेकिन SBI का जैसे टारगेट देखते हैं तो 650 का टारगेट है, लेकिन उसमें शेयर थोड़े कम आते हैं। चूंकि ये 5000 पे इन्होंने खरीदा था, 3500 रुपए आ गया है, तो थोड़ा सस्ता शेयर जो थोड़ा बड़ा मोमेंटम दे सके उस पर फायदा मिल सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है जो एक्सपर्ट राय आपको मिल रही है। अगले जो दर्शक हैं उनका नाम है GS बेदी, चंडीगढ़ से हैं और इनका सवाल है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के 1000 शेयर इन्होंने लिए हैं 980 के भाव पे, लॉन्ग टर्म के लिए नज़रिया चाहते हैं। रत्नेश बताएं क्या होगी इनको सलाह। रिलायंस इंडस्ट्री का खरीदी का भाव काफी अच्छा नीचे के स्तर का है, तो मेरे हिसाब से अभी इनको होल्ड ही रखना चाहिए। किसी भी तरह से मुझे नहीं लगता, थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है यहाँ पे, पर कमजोरी अभी किसी भी तरह की नहीं दिख रही है। आने वाले दिनों में अगर कहीं पे भी 2470 रुपए के ऊपर निकलता है तो इसमें फिर वापस से एक तेजी दिखने को मिलेगी 2600 रुपए तक के लिए। तो स्टॉप लॉस लगा ले अभी अपना 2200 रुपए का और होल्ड रखें। बिल्कुल। और अगले हमारे दर्शक हैं शिव गर्ग और इनका सवाल है गुजरात जो है नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स के इनके पास 164 शेयर हैं, यानी GNFC के 164 शेयर इनके पास हैं 540 के भाव पे, अगले 6 महीने के लिए नजरिया चाहते हैं। रवि बताएं क्या होगी इनको एडवाइस। देखिए 650 का लक्ष्य बहुत आसानी से अचीव कर सकता है और हाल फिलहाल में देखें तो बहुत तेजी से बढ़ा है। पिछले 2 दिनों में इसमें अच्छी खासी रैली देखने को मिली है, तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी चाहिए। लेकिन चूंकि आपका मुनाफा अपसाइड मूव कर गया है तो एक 560 रुपए का एक स्टॉप लॉस जरूर डाल के रखें, जिससे कि थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट यहाँ पर चाहे तो इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि चूंकि आपके पास शेयर क्वांटिटी है तो आप कुछ परसेंटेज यानी कि लगभग 20% शेयर को चाहे तो इमीडिएट बेसिस पे प्रॉफिट बुक करके नीचे खरीद सकते हैं, लेकिन 6 महीने के हिसाब से टारगेट 650 रुपए के हिसाब से टारगेट 650 रुपए आपके लिए खास रहा है। विनोद जैन है पटना से और इनका सवाल है बजाज हिंदुस्तान के 1000 शेयर इनके पास हैं और भाव है 17 रुपए 10 पैसे। लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए रत्नेश। बजाज हिंद एक शुगर सेक्टर में हमको पहले रैली देखने को मिल चुकी है, उसके बाद में इसमें करेक्शन हो गया था, अब ये वापस कंसोलिडेशन में चले गया है। 17 रुपए की खरीदी भाव से थोड़ा सा नीचे है। मेरे हिसाब से इनको मैं सलाह दूंगा अभी भी थोड़ा सा इसमें स्टॉप लॉस लगा है, 13.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा है और अगर ये कहीं पे भी 15.5 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देता है तो अगर इनके थोड़ी सी और कैपेसिटी है तो वहाँ पे उसको एवरेज करें ताकि इनका थोड़ा सा एवरेज भाव खरीदी भाव नीचे आ जाए। फिर कहीं पे भी ये 18 साढ़े 18 रुपए के आसपास आएगा तो इनको वहाँ पे प्रॉफिट एग्जिट मिल जाएगा। तो मेरी राय अभी 13.5 के स्टॉप लॉस से बेटर है। ठीक है, और यहीं से हम दर्शकों के सवालों का सिलसिला रोकेंगे और अब बारी है आपके फेवरेट हिस्से की, जिसका नाम है कमाई का VIP सेगमेंट। तो सबसे पहले रवि मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताएं आज आपके जो बटुआ है, आपका जो आपकी जो झोली है उसमें क्या स्टॉक्स हैं जो लोगों को अच्छा मुनाफा दे सकते हैं। मार्केट में मोमेंटम पॉजिटिव है और आज का जो 2 स्टॉक्स हैं वो आपको इंट्राडे के हिसाब से भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से अगर पोजीशन छोड़ देते हैं तो भी अच्छे हैं। वैसे तो ट्रेडर कोशिश करते हैं कि खरीदते शॉर्ट टर्म के लिए हैं, लेकिन स्टॉक वो लॉन्ग टर्म में बदल जाता है। अगर पहले स्टॉक देखता हूं तो वो है सेंजिन इंटरनेशनल, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, नंबर्स बहुत अच्छे रहे हैं और ये बायोकॉन को रिसर्च प्रोवाइड करते हैं, तो यानी कि एक तरीके से बायोकॉन में भी आपने मोमेंटम देखा है, तो दोनों फायदा फार्मा सेक्टर से दमदार स्टॉक है। 680 के लक्ष्य बहुत जल्द अचीव हो सकते हैं, तो आप इसको अपनी जो है वो पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है अपोलो टायर, चूंकि आप हाल फिलहाल में देख रहे हैं अपोलो टायर ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और चूंकि जो स्टॉक है वो भी एक अच्छे मोमेंटम के साथ है, तो 380 और 85 के लक्ष्य बहुत जल्द अचीव हो सकते हैं। तो आप चाहे तो आप 2-3 दिन की ट्रेडिंग के लिए ले रहे हो या फिर आप 6 महीने का पोर्टफोलियो बना रहे हो, उनमें ये दोनों स्टॉक्स फिट बैठते हैं। चलिए रत्नेश का रुख करते हैं। रत्नेश बताएं आज आपके VIP शेयर्स कौन से हैं। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा रियलिटी स्टॉक्स में जाना चाहिए क्योंकि काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद में इनके आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो मेरी तरफ से एक DLF में सलाह रहेगी, DLF में 410 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और आने वाले दिनों में मेरे हिसाब से 450 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दूसरा थोड़ा सा मिड कैप IT से रहेगा, मुझे ऐसा लगता है कि अब बेस बनते हुए दिख रहा है टाटा एलेक्सी में। आज के सत्र में भी एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला है, राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन टाइप ऑफ दिख रहा है यहाँ पे।
एक बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन भी आज के सत्र में बना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 6400 रुपए के स्टॉप लॉस से 6700 का टारगेट के लिए टाटा एल्क्सी में जाना है। तो इन स्टॉक्स पर रखिए नज़र। फिलहाल अपने एक्सपर्ट से लेते हैं विदा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।